थोड़ा सा कोशिश करिए ना, आप ऐसे कर दीजिए 60% हिंदी 40% इंग्लिश। मैं 50-50 चल रही हूँ, आप तो 60-40 बात कर रहे हैं। जो भी शब्द मैं बोलती हूँ, हाँ ये बात है, उसको लिखती इंग्लिश में हूँ लेकिन उसकी हिंदी जरूर बताती हूँ। तो मेरा तो दोनों चल रहा है, तो आप 60-40 की बात कर रहे हैं। 100% इंग्लिश चल रही है, 100% हिंदी चल रही है। 100% इंग्लिश एक्सेप्टेबल है। इट्स वर्किंग ओनली फॉर यू, नॉट द अदर पीपल। मेरे लिए सब समान है, आप भी जैसे हैं वैसे ही सारे हैं। एंड लैंग्वेज कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए नॉलेज के लिए, ठीक है? तो लैंग्वेज डजंट मैटर, द मेन पॉइंट इज कि आप गेन करें। तो अभी शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण, राइट? सो फिजिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, राइट? फिजिक्स की अगर कोई बात करता है, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें कहीं फिजिक्स की बात आती है, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? न्यूटन, राइट? और उसके बाद क्या दिमाग में आता है कि ये सेब भी ना गिरा होता तो फिजिक्स ना बनी होती है। यही दैट मींस आज हम वही करने जा रहे हैं। जो ग्रेविटेशन है, अब वो एप्पल गिरता है, पूरा इतना फिजिक्स खड़ा हो जाता है, वही हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? So to understand the gravitation, what we have to do कि हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? जो हिंदी आप देखें, गुरुत्वाकर्षण, तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, गुरुत्व प्लस आकर्षण, तो सबसे पहली बात तो ये है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो कैसा बल है? अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव आकर्षित बल है, ठीक? सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स आपका आकर्षित बल है, ठीक? अब ये आकर्षित बल है, लगता कैसे है, कहाँ कब क्यों काम करता है? ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्स में एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आप अब देखिए, जब जो आपने ज्योग्राफी में सौरमंडल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका सूरज है, फिर यहाँ पे सारे प्लैनेट हैं ना, ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ऑल। तो जितने भी वो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी कि सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक? तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, तो घूमने का कारण क्या है? कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा बल लगता है? जब आप घूमते हैं या परिक्रमा करते हैं तो कौन सा बल लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स और हिंदी क्या है भाई? अपकेंद्री बल लगता है, ठीक? तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा काम करता है जब आप सर्कुलर मोशन करते हैं, जब आप एक राउंड में घूमते हैं, राइट? अब अगर आप इस इंग्लिश का जो वर्ड है सेंट्रीपिटल, अगर इस आप जैसे मैंने कहा हिंदी में यहाँ इसका संधि विच्छेद करिए, आप गुरुत्वाकर्षण का मतलब जान जाएंगे। वैसे ही सेंट्रीपिटल जो वर्ड है उसका अगर आप इंग्लिश में उसको बाइफरकेट करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसका मतलब होगा सेंटर प्लस पीटल। सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग, केंद्र को खोजने वाला, ठीक है? जो वो बल है उसका मतलब, जो शब्द है, अगर उस शब्द को ही आप समझेंगे, उसका मतलब सेंट्रीपिटल, दैट मींस सीकिंग टू द सेंटर, जो कि केंद्र को खोज रहा है। तो जब आप केंद्र को खोजेंगे तो आपका जो बल होगा वो इनवर्ट होगा, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, लेकिन जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो आप सीधी रेखा में जाके केंद्र की तरफ टर्न करेंगे, राइट? इसीलिए हर पॉइंट पे क्या होता है, आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हर पॉइंट पे आप केंद्र की तरफ खींचते हैं, ठीक? तो वो क्या हो गया? आकर्षित बल। तो इसीलिए क्या है, जितना भी आपका प्लैनेट है, जितने भी आपके ग्रह हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये केवल पृथ्वी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, यूनिवर्स में जो भी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है ब्रह्मांड में, सभी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल नियम, ठीक है?
कुछ नियम ऐसे होंगे जो केवल अर्थ पे वैलिड हैं, अगर आप दूसरे प्लैनेट पे जाओगे वो नियम लागू नहीं होते। लेकिन दिस इज द लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ। आइदर यू आर एन अर्थ, मरकरी, विनस, जुपिटर, आप किसी भी ग्रह पे चले जाइए, हर जगह आपको हर ग्रह का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है। बट गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये यूनिवर्सल, ठीक। तो यही वजह है कि आप क्या है, अर्थ की तरफ हमेशा बाइंड रहते हैं, आप हवा में फ्लोट नहीं करते। तो हम जो अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, उसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी का ग्रह क्या है? सैटेलाइट, राइट। तो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो है आपका चंद्रमा, मून। तो मून का जो रोटेशन हो रहा है अर्थ के चारों तरफ, उसके पीछे भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। थर्ड आपने पढ़ा होगा ज्वार भाटा, है ना, टाइड्स जो आते हैं ठीक है, जो टाइड्स आते हैं वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल है, राइट। तो जितने भी ये फिनोमिना है ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल पर ही, ठीक। अब न्यूटन वर्क ऑन दिस, तो न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। फिर जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आपको वो जस्टिफाई भी करना पड़ता है। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आप कुछ कहेंगे तो पूरी क्लास आपके पीछे पड़ जाएगी, भाई क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है। तो ऑन द सेम लाइन व्हेन दिस न्यूटन सेड कि जो एप्पल गिरता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो अब न्यूटन को ये भी देखना है कितना बल लगता है, और वो जो बल लगता है वो किस किस बिंदुओं पर या किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है, ठीक। तो उसमें क्या क्या फैक्टर है, मतलब जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एक तो मैम डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस हो गई, वेल, और क्या है, मास हो गया, ठीक। तो दो ही चीजें हैं, एक तो मास, द्रव्यमान, और दूसरा कौन सा डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, मैम जो दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस, एग्जैक्टली, राइट। जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की दूरी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं और आप या कोई मोबाइल या डस्टर एंड ऑल, यहाँ आपके जो प्लैनेट्स हैं उनको भी एक ऑब्जेक्ट ही कंसिडर किया जा रहा है, आइदर इट्स मून और या आपका सैटर्न, वीनस, व्हाटएवर, ठीक है। जो प्लैनेट है उनको भी आप एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही मान के चलिए, ठीक। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यूनिवर्सल फोर्स इसको इसलिए कहते हैं कि आपकी चाहे कितनी भी हल्की वस्तु हो, चाहे कितनी भी भारी वस्तु हो, चाहे आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बॉडीज हो, टेरेस्ट्रियल माने जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, चाहे आपकी सेलेस्टियल बॉडी हो, सेलेस्टियल बॉडी वो होती है जो उल्कापिंड वगैरह, हाँ उल्कापिंड वगैरह, यानी कि जो भी बॉडी आपके ब्रह्मांड में पाई जाती है, जो उल्कापिंड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, वो सारी चीजों को बोलते हैं सेलेस्टियल। तो चाहे आपकी टेरेस्ट्रियल बॉडी है पृथ्वी में पाई जाने वाली, चाहे सेलेस्टियल बॉडी है, चाहे हैवी बॉडी है, चाहे लाइट बॉडी है, ये आपका सभी पे लगेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर ना। एक बेसिक सा सवाल है, कल की क्लास में कोई कह रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ग्रेविटी लगती है तो इसमें वस्तुएं नीचे ऊपर जाती हैं, कल किसने बात कही थी। तो जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्व जो जी होता है, स्मॉल जी, उसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो स्मॉल जी होता है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व की वजह से जो त्वरण है उसको हम बोलते हैं स्मॉल जी, ठीक है। उसका जो मान होता है वो 9.8 होता है ना। अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी एक कांस्टेंट है, मैं बताऊंगी ये दोनों क्या होते हैं। लेकिन दिस इज गुरुत्व की वजह से जो त्वरण है वो ये होता है जिसकी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। नाउ दिस वन इज योर यूनिवर्सल कांस्टेंट, दिस वन इज फिजिकल कांस्टेंट। पहले आपको मतलब पता होना चाहिए यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, फिजिकल कांस्टेंट क्या होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है चाहे आप चंद्रमा पे हैं, चाहे आप बुध पे हैं, चाहे आप बृहस्पति पे हैं, चाहे आप पृथ्वी पे हैं, चाहे आप किसी भी ग्रह पे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है वो
नहीं चेंज होगा, ये यूनिवर्सल है। बट ये जो फिजिकल कांस्टेंट है, आप अर्थ पे हैं तो इसका वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यहीं आप चले जाते हैं बुध ग्रह पे या मंगल ग्रह पे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये फिजिकल कांस्टेंट है। ठीक, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट और फिजिकल कांस्टेंट का मतलब ये होता है ना। क्योंकि आप लोग बुक्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह लिखा मिल जाएगा कि ये क्वांटिटी आपकी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये क्वांटिटी आपकी फिजिकल कांस्टेंट है। मैम जैसे जो कैपिटल जी है, अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो कम लगेगा, अगर कम डिस्टेंस पे है तो ज़्यादा लगेगा, सब कुछ? नहीं अभी बताऊंगी। जी इज कांस्टेंट, जी का वैल्यू फिक्स है, डिस्टेंस में कुछ भी नहीं मैटर करता। जी एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को, कांस्टेंट की हिंदी आई थिंक नियतांक होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब नियतांक। तो जी का वैल्यू कांस्टेंट है, इस पे ना डिस्टेंस मैटर करेगा, ना मास मैटर करेगा, ना आपका प्लैनेट मैटर करेगा, जी इज कांस्टेंट। सो न्यूटन सेड कि आपका एक आकर्षित बल लगता है किसी भी दो वस्तुओं पर, ठीक है। वो बल किन चीजों पर निर्भर करता है? ये जो बल है, बल को आप लिखेंगे F, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर F सदिश राशि है या अदिश राशि? ठीक। न्यूटन सेड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बल लगता है ये आपका जितना द्रव्यमान है वस्तु का उसके समानुक्रमापाती होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली। सो दिस इज फॉर एग्जांपल, अपने पास दो बॉडी है, उदाहरण लीजिए हमारे पास क्या है, दो वस्तु है। इसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो कैपिटल M है और इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, ठीक ना। इनके बीच का जो दूरी है वो d है। मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में बताया था, हमेशा दूरी जो होगी उसको d से लिखेंगे। अब जो दूरी होती है वो दोनों वस्तुओं के केंद्र से मापी जाएगी, तो दिस विल बी योर डिस्टेंस d। तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू m एंड m। एक बात तो ये, ठीक। नाउ सेकंड पॉइंट, न्यूटन सेड कि जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, यानी कि दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उनके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इससे भी ज्यादा हिंदी चाहिए? अरे मैम आप पूरा इंग्लिश में पढ़ाइए। नहीं बेटा, मेरा तो उद्देश्य ये है कि आपको समझ आना चाहिए। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है, लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ आने से पहले 1 घंटा हिंदी देख के आती हूँ, ठीक है। तो सेकंड कंसेप्ट जो न्यूटन ने दिया, उसने कहा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, क्लियर। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों जो नियम है इनको जोड़ दीजिए। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपका फोर्स आएगा प्रोपोर्शनल टू m बाय d, राइट। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का जो चिन्ह है, साइन है, उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वहां पे आता है, क्लियर। तो इफ वी रिमूव दिस तो देयर इज वन कांस्टेंट एंड वही कांस्टेंट होता है g m by d square, and where this g is universal gravitational constant, जिसका वैल्यू होता है 6.673 into 10 to the power -11 क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप यूनिवर्सल की हिंदी लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। डी स्क्वायर दो वस्तुओं के बीच की दूरी, कोई भी जो दो वस्तु ली है उनके बीच की दूरी डी है, डी, ठीक है। डी इज द दो वस्तुओं के बीच की दूरी। तो ये आपका न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम है, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे डी स्क्वायर। And capital M and small m are the masses of two bodies. ये द्रव्यमान है, हिंदी में भी लिख लीजिए। ठीक, नाउ जो फोर्स होता है वो आपके मास के प्रोपोर्शनल है। जैसे पहले लिख लो, हो गया फाइन। So this force is proportional to the product of mass। ये कहाँ से आया? ये आपका आता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो कल बताया था, सेकंड लॉ में क्या है कि फोर्स जो है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात तो आगे सेकंड लॉ से। अब ये जो कंसेप्ट है कि डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कहाँ से आया? समझ रहे हो? पहला नियम तो आप न्यूटन के जो गति के नियम है उसमें सेकंड लॉ ये कहता है फोर्स जो होगा वो मास गुणे त्वरण होगा, तो वहां से ले आए। लेकिन ये कहाँ से आया? मास जो होता है वो द्रव्यमान। हाँ, थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ में तो कोई डिस्टेंस की बात ही नहीं है। एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं केपलर, नाम सुने हो? हाँ, ग्रहों की गति का नियम। क्या? ग्रहों की गति का नियम। हाँ, बहुत सुंदर हिंदी इन्होंने बोली है कि जो केपलर ने नियम दिए हैं ग्रहों की गति के नियम, ठीक है। तो अगर आप ग्रहों की गति के नियम जानते हैं तो वहीं से ये वाला कंसेप्ट आता है डी स्क्वायर वाला, ठीक है। चलो फिर बेटा नियम ही बता दो। नहीं बता था बस हो गया। Anybody? किसी को आता है कि केपलर के 3 नियम है? अच्छा, 3 में से किसी को एक भी कोई आता हो? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तीर वृत्ताकार प्लैनेट और सन के बीच इन्हीं भी 2 क्षेत्रों की दूरी होगी और ग्रह से समान होगी। सो केपलर के 3 नियम हैं, उसमें जो पहला नियम है, ये जो आपका कंसेप्ट है कि फोर्स आपके ग्रहों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये केपलर के तीसरे नियम से आता है, ठीक है। जो आपने बताया है वो केपलर का दूसरा नियम है। केपलर का पहला नियम क्या कहता है कि केपलर के जो नियम है वो आपके ग्रहों की गति को गवर्न करते हैं। दैट मींस किस तरह से गति हो रही है ग्रहों की,
वो सारी आपके केपलर के नियमों के द्वारा दी जाती है। तो केपलर का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। पहली बात इलिप्स ये होता है, प्लीज मुझे कोई हिंदी बता दीजिए। दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, थैंक यू। तो जो आपके जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं, ठीक, ये उसका पहला नियम है। उसमें से ये जो आपका दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं, फोकस पॉइंट। तो आपका जो सन होगा एक फोकस पॉइंट पर सन लोकेटेड है। तो पहला नियम समझ में आ गया। पहला नियम ये कहता है कि सारे ग्रह आपके एक दीर्घवृत्त में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसमें से एक फोकस पर आपका सूर्य स्थित है, ठीक। इन इंग्लिश, all the planets are revolving around the sun in the elliptical orbit, whereas sun is located at one of the focus. Fine? तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, इंग्लिश वाले लिख लें। क्योंकि केपलर के नियम कई बार पूछ लिए जा रहे हैं। तो मूल बिंदु पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच में। क्या बोल रहे हो बेटा? बीचों बीच में नहीं होता है, फोकस जो है आपका यहाँ पे होता है। दीर्घवृत्त में दो फोकस पॉइंट होते हैं। फोकस का मतलब केंद्र नहीं है, केंद्र अलग होता है और फोकस बिंदु अलग होता है, ठीक है। तो इस इलिप्स में ये आपका केंद्र है और इधर भी एक फोकल बिंदु होता है और इधर भी एक फोकल बिंदु होता है, ठीक है। तो सन आपका यहाँ पे लोकेटेड होगा, फोकस पॉइंट पे, केंद्र पे नहीं, ठीक है। केंद्र अलग चीज है, फोकस पॉइंट अलग चीज। केपलर के गति के नियम, पहला नियम क्या कहता है? ऑर्बिट ऑफ, क्या बोल रहे बेटा? दिख नहीं रहा, बड़ा लिख रहे हैं। अच्छा, अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा तो उसका तो बोल दें। ओके, लिख लीजिए, पहला नियम मैं बोल रही हूँ, अगर ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, ऑर्बिट हिंदी में लिख लो, सारे हिंदी वाले बोल दीजिए। हिंदी में बोल रही हूँ पहले मैं। ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें कि सूर्य, पहला नियम लिख रहे हैं आप लोग कि सारे ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, जहां पर सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस बिंदु पर स्थित है। जहां पर सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस बिंदु पर in English, orbit of planet is elliptical. इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में। हाँ, आप इंग्लिश वाले हिंदी वाले हो गया ना? ठीक है, चलिए फाइन। सेकंड नियम आप देख लीजिए। सेकंड नियम क्या कहता है कि केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है कि अगर आप इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, समझ लीजिए, लिख तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख, ठीक। तो यहाँ पे कोई प्लैनेट है जो कि मोशन में है,
ठीक, गति कर रहा है, ये सन हो गया, मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक, तो अर्थ आपके इधर से ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी हो गया। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। नाउ दिस इज पॉइंट बी। अब ए से बी जाने में जितना समय लगा, मान लीजिए ए से बी जाने में अर्थ को लगते हैं फॉर एग्जाम्पल 30 डेज। ठीक, नाउ यही अर्थ अगले 30 दिन में कहाँ पहुंचेगी? तो बी से मान लीजिए अगले 30 दिन में अर्थ पहुंच जाती है सी तक। ठीक, ये सी पॉइंट है और अगले आपके 30 डेज में अर्थ का रोटेशन अब हो गया बी से सी तक। तो सेकंड नियम क्या कहता है? आपका ये वाला जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा दोनों समान होगा। बात समझ गए? आपका सेम टाइम पीरियड में यहाँ पे जितना अर्थ ने एरिया लिया, क्षेत्रफल लिया, उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। ये आपका कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, और इसको बोला जाता है एरियल वेलोसिटी का नियम। ये एक बार एग्जाम में आ गया था कि कैप्टर के सेकंड नियम को क्या कहा जाता है। तो जो कैप्टर का सेकंड नियम है उसका एक और नाम है क्षेत्रीय वेग का नियम। ओके, नाउ तीसरा जो नियम है उसी से ये आया है न्यूटन का टी स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कहता है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, ग्रह का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समय अंतराल। तो जो टी है वो आपका ग्रहों का समय अंतराल है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस आर? ये आर आपका डिस्टेंस है सन से लेकर के प्लैनेट तक का डिस्टेंस। सन से, सूर्य से ग्रह तक की जो दूरी है वो आर है, और जो टी है वो उस ग्रह के रोटेशन का टाइम पीरियड है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इसी कंसेप्ट का यूज करके न्यूटन ने ये डी स्क्वायर लाया। मैं इसका डेरिवेशन में नहीं जाऊंगी, अगर आप लोग चाहते करवा देंगे, बट इज लैक ऑफ टाइम। बट इसी की हेल्प से ये डी स्क्वायर है। जब भी आप गोलीय गति करते हैं, सर्किल में घूमते हैं, तो वहां पे केंद्र की तरफ हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर बटे r होता है। तो m इज अ कांस्टेंट, मास बदल लेता नहीं बॉडी का, तो ये प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर बटे r। और ये क्या है? वेलोसिटी है। तो कोई प्लैनेट, कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्या? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? जो इसका परिमाप होगा, दैट इज 2
2πr अपॉन 3 यही वैल्यू आप dq उठा के यहाँ रख दीजिए। अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनलिटी का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो इट सिंपली मींस d² बटे r³ कांस्टेंट। ठीक, तो इन दोनों सूत्र का यूज करके आपका जो फोर्स है वो d² से प्रोपोर्शनल आता है। डेरिवेशन में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको हिंट दे दी है कि कैसे आपके कैप्लर के तीसरे नियम के द्वारा बल को d² के प्रोपोर्शनल किया गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। एक चीज होती है फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री मतलब स्वतंत्र, फॉल मतलब गिरना, स्वतंत्र रूप से गिरना। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल, हम बोलते हैं बॉडी फ्री फॉल में है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु फ्री फॉल मोशन में कब होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट हाँ, अर्थ पे गिरता है फिर ग्रेविटेशनल फोर्स गिर जाती है। फ्री स्वतंत्र फॉल मतलब गिरना। जब केवल और केवल गिरने वाली वस्तु पर ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव हो, तब उसको बोलेंगे फ्री फॉल। उसमें कोई फोर्स नहीं लगा, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, केवल जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के प्रभाव में वस्तु जो नीचे गिरती है उसको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक, फ्री फॉल under the effect of gravity only. Gravity only, केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तब बोला जाता है फ्री फॉल। यहाँ पे only या फिर एक्सक्लूसिव ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वस्तु आपकी गिर रही है और आपने उसको, मान लीजिए अगर हम ये गिरा रहे हैं, बीच में मैंने इसको हिट कर दिया इसके मोशन में, तो वो फ्री फॉल नहीं है। ओके, तो ये था आपका ग्रेविटेशन का नियम जो कि यूनिवर्सल है। अब इस नियम को आप अर्थ के रेस्पेक्ट में समझिए, बिकॉज वी आर ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पे हैं, तो हम केवल अब इस नियम को पृथ्वी के सापेक्ष ही पढ़ेंगे। ठीक, जब आप पृथ्वी के सापेक्ष पढ़ेंगे तो ये कैपिटल M क्या हो जाएगा? अर्थ का मास, अर्थ का द्रव्यमान। ठीक है, कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है तो उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर G(m)(m)/d²। ये M क्या होगा? अर्थ का, पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल m क्या होगा? उस वस्तु का द्रव्यमान जो कि पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही है, और d की जगह पे आ जाएगा r²। r होगी अर्थ की रेडियस। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल, बट नाउ आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अर्थ। अर्थ के संदर्भ में इस सूत्र को बदल के लिख देते हैं। The force on Earth होगा आपका G(m)(m), you can write like this, mass of Earth divided by r²। तो यहाँ पे this m is पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, आकर्षित होने वाली वस्तु का द्रव्यमान। अब आप लोगों को हिंदी में पढ़ना है।
पृथ्वी की त्रिज्या। अच्छा ऊपर लिखे हैं, ठीक है बेटा। अब लिख दिया है, बाकी आप यहाँ पे लिखा है एफ ई बराबर ई एम बटे आर स्क्वायर। एम ई जो है आपका वो नीचे सबस्क्रिप्ट में है। एम ई इज द पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम एस वस्तु का द्रव्यमान, और जो कैपिटल आर है ये पृथ्वी की त्रिज्या। अब ये बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? क्या अर्थ का रेडियस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6000 कुछ। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, मतलब आप आंसर के बहुत समीप हैं। 6300 0.4 into 10 power 6 मीटर। 0.4 into 10 power 6 की आपका जाएगा पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है नियरली इक्वल टू लगभग 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। इफ यू राइट इट टू मीटर तो 6.4 into 10 की पावर 6 हो जाएगा। वैसे 6400 किलोमीटर। ठीक ना बेटा? ठीक है, थैंक यू। आई सेड कि लगभग 6400 किलोमीटर, मैंने लगभग वर्ड का इस्तेमाल किया था। एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जब आप यूनिवर्स में बात करते हैं तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट नंबर का यूज नहीं करते, बिकॉज ये जो 6300 निकला, कितना बताया 6300, तो दैट इज नॉट ऑल्सो एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए जब आप बड़े स्केल में काम करते हैं तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ही यूज किया जाता है। ठीक, और अर्थ का मास कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान। आगे का पॉइंट छोड़ दो, आप मुझे ऑर्डर बता दो 10 की पावर का। आगे का 10 की पावर में बता दो कितना होता है। 24। हाँ, यू आर करेक्ट। ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 का पावर 24 kg। तो आप लोग ये चीज लिख लो। मास ऑफ दिस एम की जो वैल्यू आएगी 6 into 10 की पावर 24। 6 into 10 का पावर 24 kg, और रेडियस आपका होता है नियरली इक्वल टू, आई एम यूजिंग द साइन नियरली इक्वल टू देयर 6400 किलोमीटर। अब इसको जरा मीटर में कर दो, तो 6.4 into 10 का पावर 6 मीटर। मैंने ये अर्थ का द्रव्यमान और रेडियस इसलिए लिखवाई है, अभी जो आप बता रहे थे ना स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यहीं से आता है। ठीक, चलिए ना, द्रव्यमान और वेट यानी कि भार। द्रव्यमान तथा भार दोनों एक ही है या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो क्या होते हैं? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान है तो चेंज हो जाता है, वेट चेंज नहीं होता है। कभी कभी ना इतना हड़बड़ी में आंसर दे देते हो ना, तो आपका 2-3 बार रिवर्स हो गया है। और यही रिवर्स जब एमसीक्यू लगाओगे ना, तो एक बार उसमें गोला रंग दिया तो रंग दिया, वो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आप रिवर्स को अनरिवर्स कर सकते हैं, बट ओएमआर में नहीं कर सकते। चलो, एक आंसर हमारे पास आया मास और वेट में कि वेट आपका चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होता। दूसरा, इन हिंदी मास इज द्रव्यमान, वेट इज भार। और बताओ, वेट 0 हो सकता है, द्रव्यमान 0
फाइंड द वेट, सबसे पहली बात तो ये आती है वेट होता क्या है। मास आप जानते हैं, द्रव्यमान आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु है उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, ठीक है। ऐसे ही वेट है जिसको आप भार बोलते हैं कि मेरा वेट 50 kg और मेरा वेट 60 kg, आप ऐसे ही बोलते हैं ना, वैसे वो लाइन बोलना। तो आप बताइए वेट क्या होता है, भार क्या होता है। वेट और मास दोनों में एक राशि आपकी स्केलर है, एक वेक्टर है। अच्छा बताओ कौन स्केलर है कौन वेक्टर? वेट वेक्टर है। और कोई? सबके लिए वेट वेक्टर है, हमारे लिए वेक्टर है। देखो आप समझ लीजिए वेट होता क्या है, बेसिकली हमको जानना है वेट क्या होता है। मास यू नो कि मास आपके वस्तु का जो जड़त्व होता है उसको मापता है, ठीक, वो होता है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, वस्तु के जड़त्व को मापा जाता है। वेट क्या है, वेट एक बल है, वेट एक फोर्स है। तो जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है तब उस वस्तु के द्वारा पृथ्वी की तरफ जितना बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं वेट, ठीक। अब जो वेट है वो क्या है, एक प्रकार का बल है। तो इसीलिए वेट आपकी क्या होगी, सदिश राशि होगी, बिकॉज बल इज वेक्टर क्वांटिटी। मास जो है वो आपका अदिश राशि, ठीक। तो वेट का यूनिट क्या होगा, इकाई, यूनिट। और मास का भी केजी। मैंने अभी बताया है कि वेट क्या है, वेट वस्तु के द्वारा पृथ्वी की तरफ जब आकर्षित होती है लगने वाला बल है। तो फिर वेट की यूनिट केजी कैसे कर दिया आपने? परिभाषा सुनिए, वेट क्या है, वेट एक प्रकार का बल है। तो क्या यूनिट होगी फिर वेट की? केजी मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो मास बटे एरिया, आपकी यूनिट तो ये कह रही है केजी पर मीटर स्क्वायर, का मतलब हो गया मास बटे एरिया। तो ये तो मैंने नहीं बताई। देखो बेटा जो वेट होता है आप समझ, इधर देखो मास और इधर देखो वेट, ठीक है। मास द्रव्यमान, वेट है भार। सबसे पहली बात ये स्केलर है, क्या अदिश है, और ये आपकी सही ये वेक्टर है, ये सदिश। इट इज मेजर द इनर्शिया, मेजर द, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। लाइन आपको कहीं आएगी भी नहीं लिखने को, बस आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। मास क्या करता है, ये उस वस्तु के जड़त्व को मापता है, ठीक है। तो इट मेजर द इनर्शिया एंड इट इज अ फोर्स। एक्सपीरियंस when attracted towards earth, जब पृथ्वी की तरफ आपका कोई वस्तु आकर्षित होती है तो वस्तु पृथ्वी पर कितना बल लगाती है, ठीक है, वो होता है वेट। इनर्शिया जड़त्व। ना इसका SI यूनिट होगा केजी और इसका SI यूनिट होगा न्यूटन, क्योंकि वो बल है। जो वेट है वो आपका बल है, बल। नॉर्मली जो मापते हैं तो नापते हैं या मतलब वेट नापते हैं या मास नापते हैं। कई बार होते हैं
जी वो तो हमने क्या नापा है, द्रव्यमान नापा है, उसमें जी गुणा करना है। आपकी जो वेट मशीन है वो प्रतिकरण होती है, उसमें जी का इफेक्ट ऑलरेडी है। द्रव्यमान को इनर्शिया नापा जाता है। पर हम ये तो आपकी बोलचाल की भाषा है कि मेरा वेट इतना केजी है, लेकिन फिजिक्स में वो आपका बल ही है, ठीक है। क्योंकि जिस मशीन से आप वेट नाप रहे हो ना, वो मशीन पृथ्वी पर रखी है, तो ऑलरेडी उस मशीन में जी का इफेक्ट आ जाता है। आपका जितना वेट है उसको 10 से भाग दे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना मास आ गया। जो ये जो जमीन पर आ रही है उसका वेट लग रहा है, मतलब करते हुए तो खींच रही है। लेकिन जो वेट है वो केवल वस्तु का वेट, मैंने कहा फोर्स, ठीक है, तो भी बताऊंगी ये वाला फोर्स कौन सा है। ये जो फोर्स है वेट क्या है, एक तरह का बल है। तो ये जो बल है वो आपका mg, हाँ कौन से जी की बात एक्सेलरेशन है ना, ये त्वरण है, तो जो त्वरण का मात्रक होगा वही मात्रक जी का भी होगा, ठीक। तो जो वेट होता है वो आपका होता है mg। यहाँ पे m क्या हो गया, वस्तु का मास मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर ओके, ये क्लियर हो गया। तो वस्तु जब पृथ्वी की तरफ गिरती है तो वो पृथ्वी पर जो बल लगाती है वो m इंटू जी होता है। m यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है, g आपके पृथ्वी का त्वरण, ठीक। तो ये एक तरीके से बल है, और दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल जो न्यूटन ने नियम दिया वो क्या है, G m बटे r स्क्वायर। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करिए। दिस mg इज इक्वल टू G m बटे r स्क्वायर। ये क्या है, जो आपकी वस्तु लगा रही है पृथ्वी की तरफ, और ये कौन सा फोर्स है, जो पृथ्वी लगा रही है। तो आप जब इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, G का वैल्यू आएगा, ये जी आपको स्क्वायर का कितना है 6.67 10 का पावर -11 मास ऑफ अर्थ आपको फिर किया था मैंने डिटेल्स, कितना था मास ऑफ अर्थ 6.4 × 10 की पावर 34, रेडियस आपकी 64 किलोमीटर है, 6.4 × 10 का पावर 6, इसका स्क्वायर कर दो, जब आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना आता है, तो वो लगभग कितना है, तो यहाँ से आता है 9.8। जितने दोनों बल हैं उन दोनों को आप बैलेंस कर लीजिए, घर जाके कैलकुलेशन करके देख लेना, पहले मैंने सारी रखी है, थोड़ा भाग करना है वो करके देख लेना, 9.8 की आएगा लगभग, ठीक ना। इसमें एक और चीज है, तो लिख लीजिए, मास अनचेंज and it changes with time। ग्रह के बदलने पर आपका जो वेट है वो बदलेगा, लेकिन ग्रह के बदलने पर आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो मैंने आपको 4-5 डिफरेंस यहाँ पे लिखवा दिए। कैसे आ गया, मैं बोलती हूँ 1/8 हो जाता है, प्रूव करो।
आपने बहुत सही जवाब दिया कि अगर मैं चंद्रमा पे जाऊंगा तो मेरा वेट यहाँ जो है उसका 1/6 हो जाएगा। कहीं भी चले जाओ भाई। अब मुझे ये बता दो 1/6 कैसे हो जाएगा, बिकॉज साइंस में फैक्ट्स नहीं होते। हाँ कम होगा, ग्रेविटेशन कम होगा। अच्छा, और कोई? अगर आप फिजिसिस्ट नहीं हैं और आप जानते हैं कि 1/6 होता है तो आप अपने इसका इस्तेमाल करके क्लू निकाल सकते हैं कि चंद्रमा का द्रव्यमान कम होगा। देखो होता क्या है, चंद्रमा पर आपका वेट इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आपका वेट क्या है, मास इनटू जी। मास तो वही रहेगा, तो इसका मतलब केवल और केवल यही एक फैक्टर है, यही एक कारक है। तो चंद्रमा पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी 1/6 हो जाती है। क्यों हो जाती है? जी क्या है, योर जी इज स्मॉल जी इज जी कैपिटल जी मास बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ मून, यहाँ जी का वैल्यू मून पे और रेडियस ऑफ मून, यही होगा। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कोई भी प्लैनेट है कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा 6.67 10⁻⁻11 वो रहेगी। अब बच्चे क्या दो फैक्टर, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून। चंद्रमा का जो मास होता है वो कम होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻22 kg। अर्थ का है 24 kg और यहाँ पे है 10⁻22 kg। ठीक, तो जब आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे चंद्रमा के मास की जो कि लगभग 10⁻22 kg होता है, तो ये जी की जो वैल्यू है वो 9.8 नहीं आके 9.8/6 आता है। ठीक, तो आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है चंद्रमा का मास कितना होता है, लेकिन यू कैन यूज योर ब्रेन कि चंद्रमा पे जाकर आपका जो वेट है वो कम हो जाता है, बिकॉज चंद्रमा का जो मास है वो कम है। चंद्रमा का मास कम है तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो एम जी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इतना क्लियर ना? जो अर्थ है आपकी वो शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, जो हमारी पृथ्वी है उसमें क्या ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो एक्सेलरेशन है स्मॉल जी, इसका मान क्या पृथ्वी पे सब जगह सेम है? तो कहाँ क्या करता हूँ मैं, ध्रुवों पे कम रहता है, ध्रुवों पे कम रहता है, ध्रुवों पे अधिक रहता है, ध्रुवों पे ज्यादा रहता है और विषुवत रेखा पे वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा होता है, विषुवत पे आप कह रही हैं ध्रुव पे ज्यादा होता है। बताओ भाई, एक बात तो क्लियर है कि जो जी का वैल्यू है वो किस पर निर्भर कर रहा है, G/R। ठीक, तो जो आपकी पृथ्वी है वो ऐसे सर्कुलर नहीं है पहली बात तो, जो कि आपकी हर जगह रेडियस समान रहे। तो जो अर्थ की त्रिज्या है वो हर जगह समान नहीं है पहली बात तो, क्योंकि अर्थ क्या है वो आपका स्फेरिकल नहीं है पूर्ण रूप से। ठीक, तो पोल जो होता है, पोल मतलब ध्रुव, ध्रुव पे क्या होता है आपकी रेडियस कम होती है, ध्रुवों पे पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है। अगर त्रिज्या कम होगी तो जी की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा? अधिक होगी। जब आपका हर बढ़ जाएगा तो इसका मान कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। मतलब जब आर, अच्छा ध्रुवों पे आर कम हो गया तो जी की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो पोल पे जो होता है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ RP, दैट मींस रेडियस एट पोल, इट इज लेसर देन द रेडियस एट इक्वेटर। इक्वेटर को 0 डिग्री वाली जो रेखा होती है, विषुवत रेखा। तो जब पोल पे आपका R कम है तो जी पोल पे ज्यादा होगा। ठीक, दैट मींस G at pole will be greater than G at। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आप इसको याद रखो, क्योंकि मास तो जो आपका पोल पे है अर्थ का मास, वही मास अर्थ का इक्वेटर पे भी है, तो मास से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा।
केवल आपका जो स्मॉल जी है, ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू केवल अर्थ की त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। अब त्रिज्या आपकी पोल पर विषुवत रेखा पर समान नहीं होती, तो जैसे त्रिज्या बदलेगी उसका उल्टा जी बदलेगा। त्रिज्या बढ़ेगी तो जी घटेगा, और अगर त्रिज्या कम होगी तो जी बढ़ेगा। ये कई बार आ जाता है, बता ही दिया है, आप लिख लीजिए। वेट जो है आपका मून पे और वेट आपका अर्थ पे, ये 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो भार है बटे पृथ्वी पर जो भार है वो आपका 1/6 है। वो आता कहाँ से, मैंने यहाँ तक क्लियर है। चलिए, now next point is your pressure, दाब and thrust। एक चीज होती है thrust। जो thrust की हिंदी है, I just googled, I don't know whether it is right or wrong, but thrust की जो हिंदी है वो है प्रणोद। पढ़ा है आप लोगों ने, तो फिर सही होगी, ठीक है। So now next topic is thrust and pressure। In Hindi it is दाब या हिंदी वाले बता दें, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ट्रस्ट का हिंदी क्या होता है। नहीं पता तो ट्रस्ट ही पढ़ो, जिसको हिंदी नहीं पता तो हिंदी में इन्वॉल्व मत हो, आप ट्रस्ट ही पढ़ो। जिसको हिंदी पता है वो देखो। देखो, ट्रस्ट और जो प्रेशर दोनों चीजें एक तरीके से क्या बोलते हैं, ऐसे गूगल तो मैंने भी कर लिया था, बट फिजिक्स की किताब में, हिंदी की जो फिजिक्स की किताबें आती हैं उनमें क्या शब्द यही है, ठीक है, फाइन, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। ओके, सो प्रणोद और दाब यानी कि ट्रस्ट और प्रेशर, ये क्या है, ये भी एक तरीके से बल है। जब आप बल को किसी एक पर्टिकुलर दिशा में लगाएंगे, ठीक है, तब उसको बोला जाता है ट्रस्ट। और जब आप बल को फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि पूरे एरिया में लगाएंगे तब उसको बोला जाएगा दाब, ठीक। तो अगर इसको हमको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, फोर्स अप्लाइड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक दिशा में लगाया गया बल। परपेंडिकुलर नहीं, आपको बोला है किसी भी दिशा में लगाया गया बल, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, ठीक। दूसरा चीज है आपका प्रेशर, दाब। दाब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट। अगर आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का कोई क्षेत्रफल है, उस 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना बल लगाया जाएगा उसी को दाब कहते हैं। हिंदी वाले लिख लें, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लगाए गए बल को दाब कहते हैं। तो सिंपली योर प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट टोनर द साइंटिस्ट जिसने प्रेशर का डेफिनेशन दिया, उनको समान करने के लिए इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है पास्कल। पास्कल उसको लिखा जाता है PA, जैसे न्यूटन को N लिखा जाता है, ऐसे पास्कल को PA लिखा
SI यूनिट इसकी होगी पास्कल और सिंबल है P। अच्छा पास्कल से याद आ गया, लेंस जानते हैं? लेंस लगाए बैठे हैं चश्मा लगाए बैठे हो। आपको बताओ कौन सा दोष है? हिंदी में आ गया दूर दृष्टि दोष है कि निकट दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। कौन सा लेंस है आपके चश्मे में? एक लोग बोलो कोई उत्तर आप बोलिए, आप तो मेरा यहाँ पे केवल पूछने का उद्देश्य यही था, जो लेंस होती है उसकी एक पावर होती है। ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मेरे चश्मे का नंबर 2 बढ़ गया, चश्मे का नंबर 1 कम हो गया, ऐसे सुना होगा घर में कि मेरा तो 2.5 है उसका 1.5 है। ये क्या होता है 2.5 1.5? ये रहती है लेंस की पावर, और लेंस की जो पावर होती है उसकी क्या SI यूनिट होती है? डायोप्टर। ठीक है, तो जिनको नहीं मालूम ना, तो ये प्रेशर आपका ट्रस्ट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आता है, बोल दो पहले। बोलने दो भाई। आज अर्जेंट मीटिंग चल रही है, हो जाएगी अभी बोलने दो। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब ये पढ़ा कि कोई हमारे पास क्या है, सॉलिड वस्तु है, और उस पर जो भी हमने बल लगाया सब कहाँ हम लगा रहे हैं? हवा में। मीडियम हमारा क्या है? ओनली एयर है या फिर वैक्यूम है ना। एज्यूम, मान लीजिए आपका जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो एक फ्लूइड है, तरल पदार्थ। ठीक है, आपका फ्लूइड मीडियम है, मान लीजिए लिक्विड है। तो जब लिक्विड है वहां पे आपकी कोई वस्तु रखी हुई है, उस पर आप बल लगा रहे हैं, तो क्या वहां भी सब सेम ऐसे सिद्धांत चलेंगे? तो वहां क्या एक्स्ट्रा आ जाता है? वहां पे कुछ चीज एक एक्स्ट्रा आ जाएगी। जब आप पानी में वस्तु डालेंगे उस पर बल लगाएंगे तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, अब आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझने से पहले आप लोग समझ लीजिए बायोन्सी। बायोन्सी, बायोन फोर्स जिसको कहते हैं हिंदी। आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं गूगल करके कल बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? बायोन्सी स्पेलिंग लिख देती हूँ। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है, मैं बताती हूँ आपको, जब आप वस्तु को डिप करते हैं पानी में, तो पानी भी नीचे से जो फोर्स कौन सा बेटा इंग्लिश में तो ऑब्वियसली लिखूंगी, बट हिंदी में भी मैंने बता दिया है मुझे। थैंक यू गाइस, इसने भी बताया है। क्या बनेगा? आधा बायोन्सी या फिर इसको बोलते हैं बायन फोर्स। बायन फोर्स इन हिंदी इट इज उत्प्लावक। BUOYANT, बायन फोर्स या फिर बायोन्सी, बोथ आर सेम थी, दोनों एक ही बात है। क्या बोल रहे बेटा? ये होता क्या है पहले बेटा आप लोग समझ लो कि ये बात होता क्या है। आप क्या करते हैं, जब कोई बोतल है उसको आप पानी में डिप करते हैं, ठीक, तो बोतल उठ
पानी के अंदर, जैसे ही आपने उसको अपने हाथ को हटाया बोतल आ जाएगी ऊपर। तो वो ऊपर क्यों आई? क्योंकि जो पानी है वो ऊपर की दिशा में एक बल लगा हुआ है, उसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल और बायंट फोर्स। ठीक। अब अगला सवाल ये उठता है कि कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ चीजें तैर जाती हैं, उसका क्या कारण है? मैम जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी वो हाँ। डूब जाएगी। अच्छा, एरिया में घनत्व डेंसिटी जिसका समय ज्यादा होता है वो भी दिखाई देता है। ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट अगर अपने हाथ से अधिक पानी हटा रही है अभी डूब जाएगी। पानी के स्तर, ओके। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो बेटा हर चीज पे लगेगा। नीचे जो डूब रही है वस्तु, जो तैर रही है वस्तु, उस पर भी लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, वस्तु जो डूब रही है उस पर भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो वस्तु फ्लोट कर रही है, तैर रही है, उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट, सारी वस्तुएं जो भी पानी में डुबोई जाती हैं, सारी की सारी वस्तुएं बायंसी फोर्स को एक्सपीरियंस करती हैं। बट वस्तु डूब जाती है या वस्तु तैर जाती है, ये केवल और केवल निर्भर करता है उस वस्तु की डेंसिटी पर, उस वस्तु के घनत्व पर। अगर पानी के अंदर जो वस्तु है उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा, तब वो वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो तैर जाएगी। अगर बराबर है तो ना ही डूबेगी ना ही ऊपर आएगी। पार्शियली सपोर्ट। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए आप, ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारी वस्तुएं जो होती हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस बायंसी इन लिक्विड, but magnitude depends on density of object. यानी कि जो उस उत्प्लावन बल है उसका कितना परिमाण है, ये किस चीज पर निर्भर करता है? वस्तु के घनत्व पर। वरना जितनी भी वस्तुएं हैं सभी की सभी इस फोर्स को महसूस करती हैं। ठीक, डेंसिटी क्या होती है आप सब जानते हो ना? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। अगर 1 मीटर क्यूब आपका आयतन है तो उसमें वस्तु का कितना द्रव्यमान है उसी को घनत्व कहेंगे। मैंने तुम लोगों को परिभाषा बनाना सिखा दिया, अगर आप सूत्र जानते हैं उसमें से जो डिनोमिनेटर है उसका हर है उसको 1 यूनिट कर दीजिए, वही परिभाषा बन जाती है। नाउ अब आ जाइए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। देखिए एवरीबॉडी नोस कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो वस्तु के डूबने और तैरने का नियम बताता है। तो वस्तु का डूबना या तैरना ये निर्भर करता है उत्प्लावन बल पे। तो इसलिए पहले हमने क्या समझ लिया? उत्प्लावन बल समझ लिया। तो उत्प्लावन बल क्या है? पानी के द्वारा वस्तु पर लगाया जाने वाला अपवर्ड फोर्स, ठीक है, ऊपर की दिशा में लगाया वाला फोर्स। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज जैसे अगर वस्तु है तो पानी के अंदर जाएगी तो उसका जो भार है वो कहीं कम हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला जो बायंट फोर्स है या उत्प्लावन बल है वो उतना ही होगा जितना कि उस वस्तु ने पानी को डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो जो जितना लिक्विड का अमाउंट वस्तु के द्वारा हटा दिया जाता है उतना ही उत्प्लावन बल वस्तु पर लगता है।
यही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when a body immerse, immerse का मतलब होता है डुबोया जाना, immerse in a liquid, it experience मतलब अनुभव करना, महसूस करना, it experience a force which is equal to amount of liquid displaced by the body, amount of liquid displaced by the weight of the fluid, not the amount and not the correct word, is equal to the weight of the fluid. ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, जो हिंदी में लिखने वाले हैं कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा डिस्प्लेस किए गए पानी के भार के बराबर। जैसे ये तो हो गया कि मतलब इसका वेट कम हो जाएगा, जैसे लोहे का टुकड़ा मान के इसका काम करें कि लोहे का टुकड़ा लकड़ी का जो घनत्व है वो कम है लोहे की तुलना में। घनत्व केवल मास पर निर्भर नहीं करता, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, आयतन। तो लकड़ी का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए लकड़ी तैरती है, और जो लोहे की कील होती है उसका घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाती है। क्या एक्सप्लेन करवा रहे हो? आज भी इसका सिद्धांत अभी तो आपने बोला मैडम, फिर बता दीजिए। अभी कह रहे हो टाइम हो गया। आज भी इसका सिद्धांत लिख लीजिए। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके द्वारा ऊपर की दिशा में महसूस किया गया बल, महसूस पानी के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। वस्तु के द्वारा ऊपर की दिशा में महसूस किया गया बल जो होता है वो पानी के द्वारा हटाए गए भार के बराबर, सॉरी, वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर। दूध की शुद्धता कैसे नापते हैं? चलो बताओ। इलेक्ट्रोमीटर का क्या सिद्धांत है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमीटर? प्रिंसिपल इंक्लूडेड है ये सब चीजें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही इलेक्ट्रोमीटर का नाम पर है। और घनत्व किससे नापते हैं? पानी की डेंसिटी बैरोमीटर से दाब नापते हैं। घनत्व लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है?